नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनसीसी हाई टेक में। देखिए, हम इस चैनल पर एम लक्ष्मीकांत के बुक का एक सीरीज चला रहे थे, जिसके अंतर्गत कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। जैसे ही 1857 की महान क्रांति आई थी, उसके बाद हमारा जो शासन था वह क्राउन के हाथों में चला गया था। तो अभी हम क्राउन के शासन के बारे में पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत भी हमने दो अधिनियम कर लिए हैं, 1858 के भारत शासित अधिनियम और 1861 के भारत शासित अधिनियम। तो आज हम इसके आगे कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्या है, 1892 का भारत शासित अधिनियम। ये अधिनियम आपके उतने अच्छे नहीं थे, नहीं उतने अधिक बदलाव हुए हैं, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आप देख लें, अगर आप चाहते हैं इसका, तो आपका शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं 1909। 1909 का भारत शासित अधिनियम। 1909 जो है भारत शासित अधिनियम, इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इसका फेमस नाम है, आपको डायरेक्ट रूप से एग्जाम में दे सकता है कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया था। तो 1909 में। कब आया था? 1909 में। इसका नाम मार्ले मिंटो क्यों पड़ा? क्योंकि देखिए, हमारे भारत में एक नए पद आया था, भारत राज्य सचिव। तो मार्ले जो थे ये राज्य सचिव थे, और मिंटो जो थे वायसराय थे। क्या थे? वायसराय थे। जो राज सचिव होते थे वो इंग्लैंड में रहते थे, और वायसराय कहाँ रहते थे? भारत में रहते थे। तब मार्ले और मिंटो दो थे, मुख्य अधिकारी थे, जो कि राज सचिव और वायसराय थे, जिनके कारण इस अधिनियम का नाम मार्ले मिंटो सुधार पड़ा था। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, तो देखिए इसमें प्रावधान हम बारी बारी से देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। चलिए, तो इसमें पहला क्या लिखा है, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। अब देखिए अच्छे समझते हैं कि क्या कहता है। जो ये मार्लो मिंटो सुधार आया था, इसके अंतर्गत पहली बार ऐसा हुआ था कि जो भारतीय लोग थे उन्हें भी वायसराय के जो जो परिषद होता है, कार्य परिषद, उसमें भाग लेने का कहा गया तुम्हारा। यानी हम इसमें जो वायसराय थे, जो कि कौन थे? जो अंग्रेजी थे। लेकिन पहली बार ऐसा व्यवस्था किया गया कि नहीं, जो वायसराय और गवर्नर की जो कार्य परिषद है उसमें भारतीयों को भी रखा जाएगा। और इस प्रकार से रखे जाने वाले जो पहले भारतीय थे वह सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, जिन्हें पहले क्या किया गया था? वायसराय की कार्यपालिका परिषद के में रखे गए थे। तो आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके आगे क्या प्रावधान किया गया है। तो देखिए आगे है, इसका आगे, इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। यानी यहाँ पर वह अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक हो जाए, क्योंकि जब हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे तो वह ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने मुसलमानों के एक अलग ही सांप्रदायिकता प्रावधान दे दिया, और मुसलमानों को भड़का दिया कि देखिए, आप मुस्लिम हैं, आपका निर्वाचन का अधिकार आपके ही समाज के लोगों का होना चाहिए, दूसरे समाज आपका निर्वाचन नहीं कर रहेंगे। तो इस पर मुसलमानों ने सही जताई और एक अलग ही पृथक क्षेत्र अपना ले लिया। और इस प्रकार इसके अंतर्गत देखिए, जो सांप्रदायिकता था, इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि इसके अंदर मुसलमान के सदस्यों का जो चुनाव होगा मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, दूसरे नहीं कर सकते थे। इसीलिए जो यहाँ पर थे मिंटो थे, जो भारत में वायसराय के पद पर थे, इसीलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि लॉर्ड मिंटो को क्या कहा गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। किसे? लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा भारत शासित अधिनियम 1919 का था। कौन था? 1919 का। तो आप जानते होंगे कि 1919 में एक महत्वपूर्ण घटना घट गई थी, जिसे जालियांवाला हत्याकांड भी कहते हैं। तो उसे हम बाद में पढ़ेंगे, वो हिस्ट्री का चैप्टर है। हम इसमें देखते हैं अपना अधिनियम। तो देखिए, भारत शासित अधिनियम जो 1919 में था, उसका क्या रोल है, हम चलते हैं। तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि मॉन्टेग्यू जो थे आपका वह राज सचिव थे, और चेम्सफोर्ड क्या थे? ये वायसराय थे जो भारत में थे।
अब इस अधिनियम में क्या किया गया था, देखिए केंद्रीय और प्रांतीय विषय, इसमें देखा गया कि कौन कौन से विषय केंद्र के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन से कौन विषय प्रांत के लिए इम्पोर्टेंट है, उसे अलग अलग कर दिया गया। यानी जो केंद्र का नियंत्रण था जो राज्य पर, उसे क्या किया गया, कम किया गया कि जो अब यहाँ पर कुछ फैसले राज्य सरकार भी अब ले सकती है, यानी जो यहाँ के प्रांतीय सरकार होगा वह भी कुछ निर्णय ले सकती है। और आगे क्या किया गया, देखिए इसके तहत द्वैध शासन आया। क्या आया, द्वैध शासन। एक आपका केंद्रीय परिषद बना और एक आपका प्रांतीय परिषद बना। यानी यहाँ पर दो विषय बांट दिए गए कि एक पर केंद्र का विषय है और एक किसका विषय रहेगा, राज्य का विषय है, यानी प्रांत का विषय होगा। लेकिन केंद्र के विषय पर जो भी सरकार रहेगा वह इसका किसका सरकार रहेगा, वह ब्रिटिश का ही सरकार रहेगा। यानी इस पे जो भी केंद्र में नियम कानून बनाएंगे वह आपका नियम कानून मात्र जो संसद के सदस्य रहेंगे, यानी जो ब्रिटिश सरकार के सदस्य रहेंगे वही बनाएंगे। लेकिन जो प्रांतीय विषय था इसे दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया, यानी प्रांत में द्वैध शासन ला दिया गया। इसमें दो विषय बांट दिया गया, एक हस्तांतरित विषय और दूसरा आपका कौन, आरक्षित विषय बांट दिया गया। लेकिन केंद्र में अभी भी सरकार किसकी थी, एकात्मक सरकार थी। कौन सी सरकार थी, एकात्मक सरकार थी। लेकिन प्रांत में आपका द्वैध सरकार आ गया और दो विषय बन गए, एक हस्तांतरित विषय और एक आपको आरक्षित विषय। जो हस्तांतरित विषय थे वह व्यय वाले विषय थे, मतलब जो खर्च करते हैं वह, और ये थे आपके आय वाले, इनकम वाले विषय थे। अब चलिए देखिए जो व्यय वाले विषय थे वह कौन बनाएंगे, उस पर जो भी आपका नियम कानून बनाया जाएगा वह गवर्नर जनरल जो होते हैं जिसे वायसराय कर दिया गया था उनके सदस्य ही बनाएंगे। लेकिन जो आय वाले विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य को दे दिया गया। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब चलिए अब आगे इसके क्या प्रावधान किया गया, देखिए आगे आगे आपके कहा गया कि इसने सांप्रदायिकता के आधार पर सिखों, भारतीयों जो ईसाई थे उनको, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियन को भी अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। जो आपका पहले जो हम एक्ट पढ़े हैं, जो अधिनियम पढ़े हैं, उसमें क्या बताया गया, उसमें केवल मुसलमानों को ही क्या किया गया था, प्रतिनिधित्व दिया गया था। लेकिन यह अधिनियम जब आया 1919 का अधिनियम, इस अधिनियम में सभी धर्मों का क्या किया, आपको सांप्रदायिकता कर दिया। यानी कि सिख हैं तो उनका चयन केवल सिख समाज ही करेगा, ईसाई है तो उनका चयन ईसाई ही करेगा। इस प्रकार से अंग्रेजों का मकसद रहा है कि भारत में जितने भी धर्म समुदाय के लोग रहते हैं उनको एक न किया जाए, और जब एक नहीं करेंगे तो हम आपस में उन्हें लड़ा लड़ा कर क्या करते रहेंगे, शासन करते रहेंगे। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो चलिए आज का क्लास इतना ही रहते हैं, इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।